हमारे देश में 100 में 95 लोग या तो हिंदू हैं या मुसलमान। और मैं आज आप सभी से पूछना चाहता हूं कि हैदर अगर हरी बना है तो उस पर हमला क्यों हुआ है? उसके घर पर पत्थर क्यों चले? घर के शीशे क्यों तोड़े गए? सिर्फ इसीलिए कि उसने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। वो कौन लोग हैं जो हमले कर रहे हैं? वो कौन सा तबका है जो हरी को धमका रहा है? दोस्तों, हैदर शेख इंदौर के खजराना की अली कॉलोनी में रहता है। 27 अप्रैल को इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में जिन 7 लोगों की घर वापसी हुई, यानी जिन 7 लोगों ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया, उनमें से एक हैदर शेख भी है, जिसका नाम अब हरि नारायण हो चुका है। दोस्तों सोचिए, 27 अप्रैल को इन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया, यानी एक हफ्ते पहले की ही ये बात है। और 1 मई को यानी सनातन धर्म अपनाने के 4 दिन बाद उनके घर पर हमला हो गया, पत्थरबाजी हो गई। क्या हैदर का हरी बनना कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हुआ? दोस्तों, जी न्यूज ने और मेरी टीम ने हैदर से हरि नारायण बने उस युवक से बात की तो उन हमलावरों के बारे में पता चला जो उन्हें लगातार निशाना बना रहे थे। रही बात हमले की, तो इस प्रकार की आशंका तो थी ही। जब मुगलों ने करवाया था, उन्होंने मार मार के इन्हें मुसलमान बनाया था। पूर्व जो अपना धर्म था उसको त्याग कर सनातन धर्म में प्रवेश किया है और अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी के दबाव के। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक 27 अप्रैल की, जब हैदर शेख हरि नारायण बनकर सनातन धर्म को अपना रहे थे, और दूसरी तस्वीर आज की, जब हरि नारायण जी न्यूज पर उस हमले के बारे में बताने आए जो हमला 2 दिन पहले उनके घर पर हुआ था। इस प्रकार की स्थिति 27 तारीख के कार्यक्रम के उपरांत से ही बनी हुई थी। धमकी भरे फोन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी आ रही थी। कहीं तारे जिस जगह पे जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और कट्टरपंथी और सोच विचारधारा वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो उनकी मानसिकता बहुत विकृत है और किसी प्रकार का कृत्य वो कर सकते हैं। हरि के घर में ईंट पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। इन्हीं पत्थरों से कट्टरपंथियों ने 1 मई की रात इनके घर को निशाना बनाया था। घर की खिड़की में लगे कांच भी टूटे हुए हैं। उसी हमले के ये सबूत हैं। हरि नारायण के मुताबिक उनका घर इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाके में है और जब से इन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया, तब से वहां रह रहे कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। अगर मैं डरता तो इस वास्तविकता वाले रास्ते पर मैं नहीं आता। डरना तो नहीं है। और जो है, रही बात हमले की, तो इस प्रकार की आशंका तो थी ही, क्योंकि कट्टरवादी सोच विचारधारा जो घर कर गई है और अंधकार में जिन लोगों का जीवन है वो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। और कार्य जो हमें करना है कर्मठता से और निडरता से करते रहेंगे और निरंतर चलता रहेगा। अपनी इच्छा से हिंदू बने हरि नारायण ने पुलिस में शिकायत तो दी है, लेकिन कट्टरपंथियों का डर फिर भी बना हुआ है। हैदर शेख की घर वापसी कराते समय विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संपर्क प्रमुख संतोष शर्मा भी मौजूद थे। हमने उनसे भी बात की। धर्मांतरण तो तब हुआ था जब मुगलों ने करवाया था। उन्होंने मार मार के इन्हें मुसलमान बनाया था। अब ये स्वयं अपने घर में अपने घर वापसी कर रहे, क्योंकि इनको पता लगा है कि इनके पुरखे जो हैं वो सनातनी थे। पहले इनको मार मार के मुसलमान बनाया गया। अब ये स्वयं अगर सनातन में आना चाहते हैं तो इसे धर्मांतरण थोड़ी कहा जाएगा, इसे तो घर वापसी कहा जाएगा। और हम लोग घर वापसी करवाते, सनातन हमेशा घर वापसी के लिए तैयार रहता है और रहेगा। अब हरि नारायण को सुरक्षा देना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कट्टरपंथियों को भी सोचना चाहिए कि डरा धमकाकर आप किसी को कोई भी धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और न ही इसकी इजाजत देश का संविधान देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, अब मैं आपके अगले सवाल पर आना चाहता हूं। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसे रसातल में पहुंचाने की धमकी दी है? दोस्तों आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के संभल में थे। संभल एक ऐतिहासिक शहर है जिसका नाम सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता युग में
महदगिरी और द्वापर युग में पिंगल था। दोस्तों संभल जिले में हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। वहां मुस्लिम आबादी 77% है और हिंदू आबादी 22% है। देखा जाए तो योगी की रैलियों चुन चुन कर ऐसी जगह पर लगाई जा रही है जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। दोस्तों 5 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी की रैली मुर्शिदाबाद में थी, जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा है। आज की रैली में योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला और पाकिस्तान को भी ललकारा। देखिए संभल से योगी आदित्यनाथ के 8 बड़े प्रहार। जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का संविधान पसंद नहीं, जो भारत माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं रख सकते, भारत के विकसित भारत के बारे में जिनके मन में आदर का भाव नहीं है, उनको देश की संसद में ही नहीं बल्कि भारत की धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संभल में तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिनको भारत माता की जय जयकार करने में संकोच होती हो, उनको भारत की संसद में जाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ये नया भारत अपनी जनता की सुरक्षा और उनकी समृद्धि का और उनके सम्मान को भी रखना जानता है और देश के गद्दारों से निपटना भी जानता है, अच्छी तरह जानता है। अब तो जोर से कहीं पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये नया भारत है, ये नया भारत इंतजार नहीं करता है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो सेंध लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है। पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है, यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब से भारत की याद नहीं आती है, तब से भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं, तब वह उत्तर प्रदेश में आ धमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। ये 2 लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं? क्या देश का फिर से विभाजन चाहते हैं? ये लोग किस आधार पर लड़ाने का कार्य कर रहे हैं? कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जिससे पहले जातीय जनगणना करके अलग अलग जातियों को अलग अलग समूह बनाएंगे, फिर इन जातियों को आपस में लड़ाएंगे और फिर लड़ाने के बाद कहेंगे कि देखो तुम्हारी तो लड़ाई आपस में इतनी ज्यादा है कि तुम सुलझ नहीं पाएगी। अब एक काम करते हैं कि तुम्हें जो ये आरक्षण मिलता है तुम पहले आपस में झगड़ा सुलझा देना, तब तक इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे देते हैं।
दोस्तों इस बार संभल में कौन किस पर भारी है इसे मैं आपको समझाता हूं और उसके लिए आपको वहां की चुनावी गणित को समझना होगा। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के परमेश्वर लाल सैनी का मुकाबला जियाउर रहमान बर्क से है। इस समय यह सीट समाजवादी पार्टी के पास है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी। वहीं 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच स्कोर 1-4 का रहा था, यानी संभल की 5 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और बाकी 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल मेरा नहीं आपका है कि आखिर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आखिरी गढ़ बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। लेकिन वो अमेठी की जगह रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर चुके। रायबरेली से नामांकन के वक्त उन्हें भावुक पल उन्होंने बताया इसको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सवाल पूछ रही है, बड़े प्रहार कर रही है। दोस्तों तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये पूरी की पूरी बात। राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा दोस्तों, क्यों राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, ये सवाल को समझिए। खुद राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बता रही है कि क्या सोचकर रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा गया। चुनावी चर्चा के बीच अमेठी और रायबरेली की जनता भी बड़ा इशारा कर रही है। दोस्तों देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरने के लिए आखिरी औपचारिकता भी पूरी कर ली। राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन के दौरान बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, मां सोनिया गांधी समेत कांग्रेस आलाकमान मौजूद रहा। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिखी। राहुल गांधी नामांकन से पहले मंथन कर रहे थे तो प्रियंका गांधी ने अमेठी की ओर रुख कर लिया। यहाँ की तस्वीर देखकर लगा कि अमेठी में वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए मानो खुद ही चुनाव मैदान में उतरी हुई हो। के साथ और राहुल जी के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ जो मुकाबला पिछले 2 आम चुनाव में हुआ था वो अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी के बीच था और 2019 में स्मृति ईरानी ने ये सीट जीत ली। आखिरकार कई दिनों के सस्पेंस के बाद राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी KL शर्मा चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस अमेठी में अपने उम्मीदवार के जीत का दावा कर रही है तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर पलटवार कर रही हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है, मैंने खुद आंखों से देखा। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अब सवाल ये भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। शर्मा जी मोहरा है और अमेठी में प्रियंका ही चेहरा है। तो कांग्रेस की माने तो पार्टी ने फैसला सोच समझ कर लिया, जबकि बीजेपी राहुल गांधी पर हार का खतरा होने का तंज कस रही है। बिल्कुल दोनों सीटें जीतेंगे, दोनों सीटें भारी बहुमत जीतेंगे और सोच समझ के फैसला होगा। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। फैसला जनता ने करना है, ठीक है। हम अपनी मेहनत करेंगे, वो अपनी मेहनत करें, जनता जिसको नवाजेगी उसका वो है। कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे, ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए जो इंडिया गठबंधन में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, सब
सभी सीटें सेफ है, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे देवरिया हो, चाहे बनारस। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि पहले रणछोड़ हो गई तो किसका क्या कर सकते हैं। अमेठी से लेकर रायबरेली तक की आम जनता भी सियासी हलचल पर प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस ने यहाँ ब्राह्मण कह दिया है, किशोरी लाल शर्मा यहाँ 2 लाख वोटों से जीतेंगे। हमारा निशान हाथ का पंजा है, हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है। भाजपा का ही ट्रेंड ज्यादा चल रहा है और हमको नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ चल पाएगी। जो कुछ भी दिखता विकास सर राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं किया सर। इस विकास चाहिए, ये तो आएंगे जीतेंगे निकल जाएंगे, 5 साल दिखाई नहीं पड़ेंगे सोनिया गांधी की तरह। प्रियंका गांधी खुद भी कह रही हैं कि अगर सभी चुनाव लड़ने लगे तो संचालन कौन करेगा? किसी को संचालन भी तो करना है। दूसरी बात ये भी है कि राहुल रायबरेली से क्यों, तो माना जा रहा है कि यहाँ से गांधी परिवार का भावनात्मक जुड़ाव है और अभी तक कांग्रेस के लिए ये अभेद्य किला है और हार का खतरा भी कम है। अब अगर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद सबसे ज्यादा किसी पर नजर थी तो वो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा पर। वो शांत थे, कोई खास भाव नहीं था। दरअसल वो पहले भी अमेठी में चुनाव मैदान में उतरने की इच्छा जता चुके हैं। वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। अब देखना यह है कि अमेठी और रायबरेली जैसी हॉट सीट पर मुकाबला कितना जोरदार होता है। दोस्तों, चीन भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसने धोखेबाजी करने की कसम खाई है, जिसे भारत के साथ रिश्ते सुधारने की चिंता तो है, लेकिन चोरी छिपे वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई बड़ी हरकत करने का प्रयास करता है। ऐसा ही उसने शक्तगाम घाटी में करने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन भारत ने उसकी उसकी पूरी की पूरी चोरी जो है वो पकड़ ली दोस्तों, और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए साफ कर दिया, शक्तगाम घाटी भारत की है, इसे देखना भी मत। चीन यहां पर चोरी छिपे अवैध निर्माण की कोशिश कर रहा था दोस्तों। चीन को अब समझ में आ गया है कि उसकी चालबाजी के नए रिकॉर्ड नहीं बन पाएंगे। ये सियाचिन और उसके आसपास का इलाका है। कुछ इसी तरह से सियाचिन के पास चीन की चालबाजी पर पैनी नजर रखते हुए भारत को अहम जानकारी मिली है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि सीमा से लगे शक्सगाम घाटी में चीन ने अवैध निर्माण शुरू किया है। चीन को लगा भारत को इसका पता भी नहीं चलेगा, लेकिन भारत ने शक्सगाम घाटी में चीन की चोरी पकड़ ली है। भारत ने चीन को कायदे से समझा दिया है कि शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है। सक्षमवादी जो है, सक्षम वैली, हम लोग मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। वी हैव नेवर एक्सेप्टेड द सो कॉल्ड चाइना-पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1963, through which Pakistan unlawfully attempted to cede the area to China, and have consistently conveyed our rejection of the same. We have registered a protest with the Chinese side against illegal attempts to alter facts on the ground. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. भारत ने चीन को यह भी साफ कर दिया है कि उसकी चालबाजी बंद नहीं हुई तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। आपको बता दें कि शक्सगाम घाटी रणनीतिक रूप से भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शक्सगाम घाटी के 5180 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को पाकिस्तान ने 1963 के एक समझौते के तहत गैर कानूनी रूप से चीन को सौंप दिया था। 1963 में साइनो पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट किया गया। इस समझौते को चीन पाकिस्तान सीमा समझौता भी कहा जाता है। चीन का मकसद शक्सगाम घाटी पर रोड बनाकर सीपैक कॉरिडोर को ग्वादर पोर्ट तक जोड़ना है। भारत बीते 6 दशक से लद्दाख में भारतीय इलाके की 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन के अवैध कब्जे का विरोध भी करता रहा है। उस सारे इलाके के ऊपर वो एक तो प्रेशर बना सकता है,
दूसरा निगरानी कर सकता है, और तीसरा जरूरत पड़ने पर वो इमीडिएटली यहाँ से हिंदुस्तान के जो है फौजों को कट ऑफ करके पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप फिजिकली ऑन ग्राउंड कर सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में खूबसूरत सी जगह है शख्सगाम घाटी। भारत का स्विट्जरलैंड मानी जाने वाली इस घाटी को ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है। चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से इस सड़क का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से ही इसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 1948 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसे पीओके भी कहा जाता है। 1963 के सीमा समझौते में शख्सगाम इलाके को चीन को देने के पीछे पाकिस्तान की दलील थी कि इससे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत होगी। कहा जाता है 23 जनवरी 1959 को चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में जम्मू कश्मीर के फ्रंटियर्स इलाके में अपने दावे की बात की थी, जबकि इससे पहले 1953 में चीनी सेनाओं ने पूर्वी हुंजा इलाके से घुसपैठ करनी शुरू की थी। इस दौरान चीन ने शख्सगाम घाटी पर भी आखिरकार कब्जा जमा लिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी नेहरू सरकार पर शख्सगाम घाटी को लेकर आरोप लगाते आए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो बहनों भाइयों, उस समय पाकिस्तान ने शख्सगाम की घाटी को चीन के हवाले कर दिया था। इतनी गहरी दोस्ती चीन और पाकिस्तान की। जबकि विदेश मंत्री भी बार बार चीन की हरकतों पर उसे चेतावनी देते आ रहे हैं। When a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern here, because it then raises a question mark about the stability of the relationship and frankly about intentions. साफ है, चीन ऐसा पड़ोसी है जिससे ईमानदार की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए उसी की भाषा में उसे जवाब देना बेहद जरूरी हो जाता है। और भारतीय सेना एलएसी के चप्पे चप्पे पर कई बार उसे धूल चटाती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं शख्सगाम घाटी भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शख्सगाम घाटी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, चीन और पाकिस्तान के बीच स्थित भारतीय क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 के गतिरोध ने सियाचिन पर नियंत्रण को भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। दोस्तों, चीन ने एलएसी पर विशेषकर पूर्वी लद्दाख में बड़े पैमाने पर निर्माण और तैनाती की है, जिससे देवसांग दोस्तों और दोलांग बेग ओल्डी में भारतीय चौकियों को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए भारत पूरी तरीके से तैनात है। दोस्तों, ऐसे में इस तरह की चीनी चालबाजी पर भारत का कड़ा रुख चीन के लिए जरूरी है। दोस्तों, चीन जैसा पड़ोसी हमारे साथ धोखाबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। वैसे ही खुद को भारत का सबसे अच्छा दोस्त बताने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन दिनों भारत के खिलाफ वहां पे प्रोपोगेंडा चल रहा है और चलने में एक पूरी की पूरी साजिश रची जा रही। दोस्तों, लेकिन अब भारत ने पहली बार अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब भी दिया है। दोस्तों, जैसे चीन को हम खरी खरी सुनाते हैं, वैसे ही अमेरिका की मनगढ़ंत रिपोर्ट में भारत के खिलाफ झूठ परोसा गया। भारत में धार्मिक आजादी को लेकर एक रिपोर्ट छापी गई, जिसके बाद भारत ने भी अमेरिका को एक डबल डोज दे दिया। दोस्तों, देखिए किस तरीके से ये नया भारत अमेरिका को भी उसी की आवाज में और उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का पर्व मनाया जा रहा है और अमेरिका भी इसी साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव में उतरने वाला है। लेकिन अमेरिका अपने चुनाव को छोड़कर भारत के भीतर हो रही हलचल के बीच बेवजह हाथ डालने की कोशिशें कर रहा है। भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाने वाली अमेरिकी एजेंसी USCIRF यानी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग पर अब भारत ने भी जमकर पलटवार कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी धरती से इस तरह की झूठी बातें कभी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाएंगी। The US
that is United States Commission on International Religious Freedom. They had released their report 2024 yesterday. They have been releasing their reports earlier as well, in earlier years. The USCIRF is known as a biased organization with a political agenda. They continue to publish their propaganda on India masquerading as part of an annual report. We really have no expectation that USCIRF will even seek to understand India's diverse, pluralistic and democratic ethos. Their efforts to interfere in the largest electoral exercise of the world will never succeed. दरअसल ये पहला मौका है जब भारत ने किसी अमेरिकी एजेंसी पर लोकतांत्रिक तरीके से होने वाली चुनावी प्रक्रिया में अमेरिकी एजेंसी की तरफ से हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। जाहिर है यह अमेरिकी एजेंसियों को लेकर भारत के बदले रवैये को बताता है। बेहतर है अमेरिका इसे अच्छे से समझ ले। दरअसल रिपोर्ट में झूठा दावा किया गया है कि भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए इसकी स्थिति लगातार खराब बताई जा रही है। इसमें भारत को अफगानिस्तान, अजरबैजान, नाइजीरिया, वियतनाम जैसे देशों की श्रेणी में रखा गया है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय से आग्रह किया गया है कि भारत को भी धार्मिक आजादी को लेकर खास चिंता वाले देश की श्रेणी में रखना चाहिए। इस श्रेणी में रखे जाने वाले देशों को लेकर अमेरिकी प्रशासन का रवैया अलग होता है। उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की जाती है। वैसे अमेरिका खुद को भारत का दोस्त कहता आया है, लेकिन सवाल है कि आखिर वो इस तरह के प्रोपेगेंडा क्यों चला रहा है। भारत में इस वक्त बड़े इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके अंदर उनको जरूर एक कुछ ना कुछ अपना मुद्दा निकालना है, उसके बारे में बात करनी है। रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे। अपने यहाँ देखिए पहले क्या हो रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी कभी। अमेरिका अपने यहाँ होने वाले मानवाधिकार के उल्लंघन पर बगले झांकता है, उसके जवाब देते भी नहीं बनता। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में छात्र और पुलिस इन दिनों आमने सामने है, तो गन कल्चर ने भी यहाँ सड़क से लेकर स्कूलों तक खून खराबा मचाया हुआ है। लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों के खिलाफ खास रणनीति के तहत अमेरिका बयानबाजी जरूर करता है। भारत एक रईस देश था। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर सब तरह के लोग आए और यहाँ की उसमें रम गए। तो ये इस तरह की बात वही कह सकता है जिसको सिलेक्टिव अमनीजिया हो, और मैं समझता हूँ वही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कहा है। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका में भी हो रहे राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर बेवजह का आरोप मढ़ा जा रहा है। वैसे विवाद बढ़ता देख अमेरिका सफाई देने से भी नहीं चूकता। देखना यह है कि भारत की तीखी प्रतिक्रिया के बाद वो क्या कहता है। भारत के डर से क्यों खौफ में है पाकिस्तान का जनरल? पाकिस्तान अजब देश है दोस्तों। वहां की सरकार कुछ कहती है और वहां की सेना उससे अलग काम करती है। पाकिस्तान में बीते कुछ महीने से भारत से रिश्ते सुधारने की बात हो रही है, लेकिन वहां का जनरल अपने देश के नेताओं से अलग भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। दोस्तों, जिस देश के वजीर आजम के हाथ में हर वक्त भीख का कटोरा रहता है, जिन्हें अपने देश चलाने के लिए दुनिया से भीख मांगनी पड़ती है, उस देश का जनरल कश्मीर की बात कर रहा है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर राह छोड़ दिया है दोस्तों, और छेड़ दिया। जुबान है, बोलने में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं दोस्तों, और पाकिस्तान के पास तो पैसे ही पैसे नहीं है। उसको लगता है उसके पास पैसे, पर कोई पैसे नहीं है। वैसे आसिम मुनीर दोस्तों, आसिम मुनीर जो व्यक्ति है, वो कश्मीर पर जो जहरीली जुबान बोली है उसने, वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कश्मीर पर बोलते रहे हैं, लेकिन अपने देश की हालत ये नहीं देखते दोस्तों। पाकिस्तानी आटे के लिए मोहताज है, सरेआम झगड़ते हैं, लेकिन इन्हें कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान को IMF से कर्ज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, लेकिन इन्हें कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान शहबाज शरीफ दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाते हैं, खर्च मारने के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन इन्हें कश्मीर चाहिए दोस्तों। पाकिस्तान गधे बेचकर पैसा जुटाता है, लेकिन इन्हें दोस्तों कश्मीर चाहिए। दोस्तों, कश्मीर पर आंख उठाने से पहले
पाकिस्तानी जनरल को अपने मुल्क की समस्याओं को आंख खोलकर देखना चाहिए। अब तक पाकिस्तान के नेता जो करते आए वही काम अब पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर भी करने लगे हैं। जब कुछ बोलने के लिए ना हो तो कश्मीर का ही राग अलाप हो। वायुसेना के नए नवेले कैडेट्स में जोश भरने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पास कश्मीर के अलावा कोई और भाषण नहीं था, और होगा भी कहां से। पाकिस्तान ने कौन से बड़े तीर मार लिए हैं कि वो अपने युवाओं का जोश बढ़ा सके। इसलिए आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। आसिम मुनीर अपने वायु सैनिकों को ये बताना भूल गए कि कैसे भारत के सैन्य अफसर अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर लौटाने के लिए पाकिस्तान को घुटनों के बल आना पड़ा था, और तब के पीएम इमरान खान के पैर भी कांप रहे थे। पाकिस्तानी जनरल भारत से दुश्मनी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ही देश के नेता भारत से दोस्ती की वकालत करते नहीं थक रहे। शरीफ कैबिनेट में बेहद ताकतवर इशाक डार हो या फिर नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज, सबको अब भारत याद आ रहा है। भारत ने हमेशा दोस्ती की वकालत की है, लेकिन दोस्ती के बदले पीठ पर आतंक का खंजर भारत को कतई मंजूर नहीं। अब तक पाकिस्तान के 4 बड़े चेहरों ने भारत से अच्छे रिश्तों की वकालत की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इन नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं। अब तो पाकिस्तान के बड़े उद्योगपति भी शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। अपने नेताओं उद्योगपतियों को शायद आसिम मुनीर सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भारत से दुश्मनी जो करनी है। आसिम मुनीर को अपने देश के एक और नेता को सुनना चाहिए जो संसद के अंदर चीख चीख कर पाकिस्तान की हैसियत बयान कर रहे हैं। दिवालिया होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अगर कश्मीर की बात करे तो हंसी आनी लाजमी है। जहां आटा, रोटी और गेहूं के लाले हैं, वो देश कश्मीर की बात करे ये हजम नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तान के झंडे में चांद है, लेकिन उसके लिए चांद बहुत दूर है और अकेले दम पर उसका चांद पर जाना नामुमकिन है। इसीलिए उसने भीख के सारे चांद पर पहुंचने की सोची है, और ये भीख दी है पाकिस्तान के दोस्त चीन ने। दोस्तों, चीन के रॉकेट पर बैठकर पाकिस्तान चांद की ओर जा रहा है। दोस्तों, वो इस बात से खुश है कि उसे भारत से मुकाबला करने के लिए फ्री में चांद पर जाने का रॉकेट मिल गया है। पाकिस्तान की चांद यात्रा पर पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है। यहां लोग कह रहे हैं कि चांद पर जाने से पहले लोगों को रोटी और आटा तो दे दो। मुफ्त का टिकट लेकर चांद पर जाने का पाकिस्तान का ख्वाब आज लॉन्च हो गया। यह पाकिस्तानी रॉकेट नहीं, चीन का रॉकेट है। चीन के चंद्र मिशन को अपना समझकर पाकिस्तान खुश हो रहा है। उसे लग रहा है जैसे सचमुच उसने चांद जीत लिया हो। चीन ने हेनान प्रांत से अपना मून मिशन लॉन्च किया। अपने सबसे ताकतवर रॉकेट मार्च 5 से चीन ने मिशन मून चांग E6 लॉन्च किया। चीन की मंशा है कि वो इस रॉकेट के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे। चीन के इसी रॉकेट में पाकिस्तान ने अपना भी एक छोटा सा सैटेलाइट रख दिया है। पाकिस्तान के सैटेलाइट का नाम है iCube। इसमें पाकिस्तान ने चांद की तस्वीरें खींचने के लिए 2 कैमरे लगाए हैं। iCube एक नन्हा सा सैटेलाइट है जिसका वजन सिर्फ 7 किलोग्राम है। इसे पाकिस्तान में स्पेस साइंस की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने बनाया है। पाकिस्तानी सैटेलाइट चांद की सतह पर नहीं उतरेगा, बल्कि वो चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। पाकिस्तान ने चांद पर पहुंचने के लिए भी भीख का ही सहारा लिया है, क्योंकि ना तो उसने रॉकेट बनाया और ना ही उसने लॉन्चर बनाया, और बनाएगा भी तो कैसे। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता ही नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान भारत से कोसों पीछे है। जो मुल्क दूसरे देशों से मांगकर अपना खर्च चलाता है, वो भला अपनी ताकत से चांद पर कहां जा पाएगा। दोस्तों, आपके सवाल की हर खबर का मकसद होता है संपूर्ण राष्ट्रवाद, संपूर्ण देशभक्ति और संपूर्ण सच्चाई। दोस्तों, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।